नमस्कार छात्रों। कक्षा 8वीं के संयुक्त हिंदी के सभी छात्रों का मैं आपका हिंदी विषय शिक्षक श्री खांदोड़ी डीएस हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आपको कुछ संगीत के वाद्य जो है उसके चित्र नज़र आ रहे हैं। उन चित्रों को गौर से देखिएगा। अलग अलग प्रकार के संगीत के वाद्य जिसे हिंदी में बाजा या बहुवचन बाजे कहा जाता है। तो अलग अलग प्रकार के ये संगीत के वाद्य है जिसके कारण किसी गीत को हम और दिलचस्प बना सकते हैं। तो ऐसे ये संगीत के अलग अलग प्रकार के वाद्य आपके सामने आपके स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं। अब ये चित्र दिखाने का उद्देश्य यह है कि आज हम कक्षा 8वीं का एक ऐसा पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसमें लेखक ने देश विदेश में जो अलग अलग प्रकार के बाजे बजाए जाते हैं यानी संगीत के वाद्य जो है वो बजाए जाते हैं उसकी जानकारी हमें दी है। तो वही पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है गाना बजाना। रचनाकार है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो चलिए चलते हैं पाठ क्रमांक 3 की ओर। दोस्तों, ये है हमारा पाठ क्रमांक 3 गाना बजाना। उसके रचनाकार है राम वृक्ष बेनीपुरी। दोस्तों, प्रस्तुत निबंध में लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने विविध देशों के वाद्यों एवं उनको बजाने के ढंग का वर्णन किया है। अब बजाने का ढंग यानी बजाने का तरीका। लेखक का मानना है कि गाने बजाने का शौक सभी देशों के निवासियों में होता है। मतलब विश्व में जितने भी सारे देश हैं, जितने भी सारे राष्ट्र हैं, ऐसा कोई राष्ट्र कोई देश नहीं है कि जहाँ पर ये संगीत के वाद्य यानी बाजे बजाए नहीं जाते। हर एक जगह, चाहे वो विकसित हो या पिछड़ा हो, हर जगह हर देश में ये संगीत के वाद्य अलग अलग प्रकार के वाद्य अलग अलग पद्धति से बजाए जाते हैं। तो चलिए क्या कहते हैं लेखक प्रस्तुत पाठ में हम विस्तार से देखते हैं। पी पी पू पू, कोई बच्चा बेतहाशा रो रहा हो। चुप कराने की कितनी भी कोशिश आप कर रहे हैं वह चुप नहीं होता। बस आप एक पीपू ही लेकर उसके नज़दीक बजा दीजिए, वह चुप। शायद मुस्कुरा भी पड़े और उसे लेने के लिए जिद तो करेगा ही। पाठ की शुरुआत लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी ने की है हमारे हर घर परिवार में नज़र आने वाले छोटे बच्चों के रोने के दृश्य से। देखिए, छोटा बच्चा अगर किसी जिद पर अड़ जाता है तो इतना रोता है, इतना रोता है। लेखक ने उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया है बेतहाशा, यानी असीमित। लगातार वह रो रहा है, चुप ही नहीं बैठता। चुप कराने की कितनी भी कोशिश आप कर रहे हैं तो वह चुप होता ही नहीं। ऐसे में बस आप एक काम कीजिए, उसे एक छोटी सी पिपुही यानी एक छोटी सी बांसुरी लाकर दे दे। बांसुरी तो पता होगी आपकी, जो भगवान कृष्ण के हाथ में हुआ करती थी। गायों को चारते समय भगवान कृष्ण उसे बजाया करते थे, तो वह बांसुरी, मुरली हम उसे कहते हैं। तो वह पिपुही जो है वह लाकर उस छोटे बच्चे के सामने बजा दीजिए, वह एकदम चुप हो जाएगा। शायद मुस्कुरा भी देगा और इतना ही नहीं, अब वह रोना छोड़कर आपकी पिपुही यानी आपकी वो बांसुरी मांगने के लिए जिद भी करेगा। लेखक कहते हैं बाजे में यह करामत है ही। बाजे का अर्थ मैंने आपको पहले ही बताया है कि बाजे या बाजा मतलब संगीत के वाद्य, अलग अलग प्रकार के सभी प्रकार के वाद्य उसमें समाविष्ट है। तो संगीत के इन वाद्यों में यानी बाजे में यह करामत है, यह गुण उसमें है। लोगों का तो कहना है कि जिस समय मनुष्य जाति अपने बचपन में रही होगी, विद्या बुद्धि का आज जैसा विकास नहीं हुआ होगा, उस समय भी उसने गाने बजाने का शौक जरूर हुआ होगा। देखिए, आदिकाल की मनुष्य जब इस पृथ्वी पर निर्माण हुआ था उस समय की बात यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब मनुष्य जाति जो है बचपन में रही होगी, यानी मनुष्य जाति की शुरुआत इस धरती पर हुई होगी, उस समय भले ही विद्या का बुद्धि का आज जैसा विकास नहीं हुआ होगा, उस समय भी मनुष्य में गाने बजाने का शौक जरूर हुआ होगा। यानी विद्या या बुद्धि जो है उसके विकास से पहले ही इस संगीत का विकास हुआ होगा, ऐसा यहाँ पर लेखक कहते हैं।
गाने के जरिए हम अपने दिल के उच्छ्वास को प्रकट करते हैं। बाजा उस गाने को भड़कदार और दिलचस्प बना देता है। देखिए क्या कहते हैं लेखक कि हमारे हृदय के जो भाव होते हैं गाने के जरिए हम उसे व्यक्त करते हैं और उन भावों को हम यानी उन गीतों को बाजा जो है यानी संगीत के वाद्य जो है वह और भड़कदार और दिलचस्प बना देते हैं। मतलब सुनने के लिए वह और अच्छे लगते हैं। उसे सुर ताल में बांधने का काम इन बाजों की वजह से संभव हो पाता है। तो बिना इन बाजों के यानी बिना संगीत के वाद्यों के गाने को कोई मज़ा नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर ये जो बाजा है वह संगीत जो है वह इन बाजों के माध्यम से गीत को दिया जाता है और वह गीत दिलचस्प बन जाता है। आज संसार के पिछड़े से पिछड़े देश में जाइए, आप वहाँ गाना बजाना जरूर पाएंगे। लेखक कहते हैं कि विश्व में कितना भी पिछड़ा यानी कितना भी गरीब से गरीब देश क्यों न हो, आप वहाँ जाकर देखेंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ पर गाना बजाना आप जरूर पाएंगे, यानी गीत भी होंगे और उस गीत को संगीत देने वाले बाजे भी आपको वहाँ पर जरूर मिलेंगे। अब लेखक कहते हैं कि पहले कौन सा बाजा बना होगा, इसका अंदाज लगाने वाले कहते हैं कि पहले कई चीज़ों को इकट्ठा कर उन्हें पीट पीट कर शब्द निकालने की चेष्टा की गई होगी। अब चेष्टा यानी प्रयत्न या प्रयास। तो सबसे पहले कौन सा बाजा बना होगा, तो इसके आधार पर लोग जो है वो अनुमान लगाते हैं कि समझो ऐसा हुआ होगा कि कई चीज़ें जो है पहले इकट्ठा की होगी और उन्हें पीटा जाता होगा और पीट पीट कर उनसे कुछ शब्द निकालने की कोशिश जो है वह उन लोगों ने की होगी। मरे हुए पशुओं के चमड़े को पोपले कद्दू पर मढ़कर ढोल और नरकट की गांठों को छेद कर उससे पिपुही बना ली गई होगी। तो देखिए शुरुआत में ढोल और पिपुही यानी बांसुरी या मुरली जो है वह कैसे बनाई गई होगी, यह यहाँ पर लेखक हमें बताते हैं कि पोपला कद्दू यानी जो है लौकी जिसे हम कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे आप पंपकिन वगैरह कहते हैं, तो वह जो है ऐसा पोपला जो है लौकी वह लेकर उस पर पशुओं की जो चमड़ी है, मरे हुए पशुओं की चमड़ी निकालकर उस पर लगाकर उसका ढोल बनाया गया होगा। और जो नरकट की यानी पतली बेंत की जो काठी है या लकड़ी है, उसको उस लकड़ी को भी यहाँ पर छेद बनवाकर पिपुही यानी बांसुरी जो है वो बनाई होगी, ऐसा यहाँ पर लेखक कहते हैं। किसी पोपली चीज़ में छोटे छोटे कंकड़ रखकर उसे हिलाने डुलाने पर एक प्रकार का स्वर निकलते देखकर झुनझुना बनाने की कल्पना की गई होगी, यानी जिसे हम झांझ कहते हैं। तो ऐसे शुरुआत इसकी इस प्रकार छोटे छोटे कंकड़ रखकर उसे हिलाने से जो आवाज़ निकलती थी उसी आधार पर झुनझुना यानी झांझ जो है वो बनाने की कल्पना उन लोगों के दिमाग में आई होगी। आज भी बहुत से देशों में 3 ही बाजे हैं, मुख्य संगीत वाद्य 3 ही है। पहला है ढोल, दूसरा है पिपुही यानी बांसुरी और तीसरा है झुनझुना। बहुत सारे देशों में ये 3 प्रमुख बाजे बजाए जाते हैं, चाहे उनका आकार और प्रकार अलग हो। देशों के अनुसार उसमें विविधता होगी, किसी देश में छोटे होंगे मोटे होंगे, उसका प्रकार अलग होगा, लेकिन ढोल बांसुरी और झुनझुना हमें बहुत सारे देशों में नज़र आते ही हैं। इन तीनों के सहारे ही नाना तरह के स्वर निकाले जाते हैं। नाना तरह के मतलब विविध प्रकार के। इन तीनों बाजों से ही यानी ढोल बांसुरी और झुनझुने के माध्यम से अलग अलग प्रकार के विविध प्रकार के संगीत के स्वर निकाले जाते हैं। वनवासी लोगों के गाने बजाने को गौर से सुनने पर मालूम होता है कि उनमें ताल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, सुर पर कम। अब जो वनवासी लोग वगैरह जो होते हैं वो घर घर मांग कर जो भिक्षा वगैरह मांगते हैं, ऐसे लोगों को अगर आप देखेंगे जो बाजा वगैरह बजाते हैं और गाने गाते हैं, तो उनको अगर गौर से ध्यान से सुनने पर लेखक कहते हैं एक बात हमें मालूम पड़ती है कि उनमें ताल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है।
यानी जो वाद्य जो बाजे बजाए जाते हैं उसके ताल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। गले से जो सुर यानी आवाज़ निकाली जाती है उस पर कम ध्यान दिया जाता है। तो ज़्यादा महत्व जो है वो बाजे बजाने पर यानी ताल जो निर्माण किया जाता है संगीत के वाद्यों पर, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अमेरिका के रेड इंडियनों को देखिए या अफ्रीका के हफ्शी लोगों को, गाने बजाने में ताल की ही प्रमुखता उनके यहाँ नज़र आती है। देखिए यहाँ पर लेखक ने उदाहरण दिया है अमेरिका के जो रेड इंडियन लोग हैं। अब रेड इंडियन एक वंश है, एक जमात है, तो उनको देखिए, या फिर अफ्रीका के हब्शी यानी जो निग्रो वंशीय लोग हैं, हब्शी यानी निग्रो लोग, तो उनको देखो, अमेरिका के रेड इंडियन हो या अफ्रीका के निग्रो यानी हब्शी हो, गाने बजाने में उनमें ताल की ही प्रमुखता नज़र आती है। रेड इंडियनों का टमटम और हब्शी लोगों का ढोल ताल ही देता है। यानी जो ताशा वगैरह होता है, रेड इंडियनों का टमटम यानी ताशे की तरह का ये वाद्य है, और हब्शी लोगों का ढोल, ये दोनों ही ताल ही देते हैं। हब्शी लोग तो ढोल बजाने में इतने उस्ताद हैं, इतने प्रवीण हैं, इतने माहिर हैं कि उन्होंने ढोल की भाषा का ईजाद कर लिया है। ईजाद यानी खोज, ढोल की भाषा की खोज की है। मतलब जैसे भाषा के माध्यम से हम एक के विचार दूसरे को बताते हैं, तो यहाँ हब्शी लोग ढोल इस तरह बताते हैं कि ढोल के माध्यम से ही एक व्यक्ति क्या कहता है ये दूसरे को पता चल जाता है। ऐसी ढोल की भाषा का ईजाद यानी खोज उन्होंने की है। एक जगह कोई ढोल बजा रहा है, दूसरा मीलों की दूरी पर बैठा उस ढोल को सुनकर समझ लेता है कि वह क्या कह रहा है। कितनी बड़ी खोज है देखिए, सिर्फ ढोल के माध्यम से, ढोल बजाने के माध्यम से एक जितने दूर तक उनकी आवाज़ सुनाई जाती है वहाँ के लोग समझ जाते हैं कि वह ढोल बजाने वाला क्या कह रहा है। इतने वे उस्ताद है, उतने वे ढोल बजाने में माहिर है। आगे लेखक कहते हैं गाने बजाने का शौक जैसा कि कहा गया है पिछड़े से पिछड़े देश के लोगों में भी है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ विकसित देशों में ही ये गाने बजाने का शौक है, चाहे पिछड़े से पिछड़े गरीब से गरीब देश क्यों न हो, उसमें भी गाने बजाने का शौक नज़र आता है। मध्य अफ्रीका के लोग खूब गाते और बजाते हैं, और उनका गवैया दल जहाँ भी जाता है उसे पूरा सम्मान भी मिलता है। गवैया दल, गवैया यानी गीत गाने वाला, दल यानी समूह, तो गवैया दल यानी गीत गाने वालों का समूह। तो मध्य अफ्रीका के जो लोग हैं वह बहुत ज़्यादा गीत गाते हैं और वाद्य बजाते हैं, और उनका जो गीत गाने वाला वाद्य बजाने वाला समूह होता है उनको उस मध्य अफ्रीका में बहुत सम्मान आदर भी मिलता है। लेकिन लेखक कहते हैं किंतु वहाँ के गवैयों पर एक आफत भी है। आफत यानी संकट या मुसीबत। तो मध्य अफ्रीका के उन गवैयों को इतना सम्मान मिलता है, आदर सम्मान मान सम्मान मिलता है, तो उन पर ऐसी कौन सी आफत या कौन सी मुसीबत आती है, तो उसकी जानकारी लेखक ने आगे दी है कि एक किंवदंती है। किंवदंती यानी लोक कथा या दंत कथा जिसे हम कहते हैं, यानी जिसके सच होने पर यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है, वह सच है या झूठ या कोई पूर्ण रूप से नहीं कह पाता। तो ऐसी एक किंवदंती यानी दंत कथा वहाँ पर है कि जो सबसे अच्छा गाता था राजा उसकी आंखें निकलवा लेता था, जिससे गवैया राज्य छोड़कर दूर देश न चला जाए। तो देखिए वहाँ पर ये दंत कथा प्रसिद्ध है कि पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था कि जो दल या जो गवैया, जो गीत का गायक सबसे अच्छा गाता था, राजा क्या करता था उसकी आंखें निकलवा लेता था। उद्देश्य क्या होता था कि ये गवैया उनका राज्य छोड़कर दूर देश यानी दूसरे देश में, दूसरे राज्य में चला न जाए। यहाँ पर हम ताजमहल की हमें याद आती है। ऐसे कहा जाता है कि ताजमहल का निर्माण करने पर उनके कलाकारों के साथ भी, यानी ताजमहल का निर्माण करने वाले जो कारीगर थे उनके हाथ कलम किए गए थे, यानी हाथ तोड़ दिए गए थे। उद्देश्य क्या था कि इतनी सुंदर वास्तु फिर दूसरी न बन पाए। तो वहाँ के गवैयों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाता था। ऐसी दंत कथा वहाँ पर प्रचलित है, मशहूर है। हर पूर्वी देश का
एक न एक बाजा मशहूर है। पूर्वी देश यानी भारत के पूर्व दिशा में जो देश है वहाँ एक न एक बाजा मशहूर है, मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार का बाजा यानी संगीत का वाद्य मशहूर है यानी प्रसिद्ध है। जिस प्रकार भारत में वीणा प्रसिद्ध है, देखिए हमें पता है सरस्वती देवी जो है विद्या की देवता जिसे हम कहते हैं, तो ऐसी ये सरस्वती देवी जो है उसके हाथों में हमें वीणा ही नज़र आती है और यही वीणा जो है वो भारत का प्रसिद्ध बाजा है और इसलिए उसे भारत का राष्ट्रीय बाजा समझा जा सकता है यानी राष्ट्रीय वाद्य उसे कह सकते हैं, ऐसा यहाँ पर लेखक कहते हैं, क्योंकि ये सरस्वती देवी वीणा ही बजाती है और वही भारत का राष्ट्रीय बाजा समझा जा सकता है, माना जा सकता है, ऐसा यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी कहते हैं। चीन के ऐसे बाजे का नाम राजा है। देखिए चीन का एक बाजा है जिसका नाम राजा है। अब उसका वर्णन यहाँ पर लेखक ने आगे किया है कि वह राजा नाम का बाजा किस प्रकार है जो चीन का है। एक काठ का तख्ता लटका रहता है। काठ का यानी लकड़ी का, पेड़ के लकड़ियाँ जो होती है उसका एक काठ का ऐसा तख्ता होता है, वह लटका रहता है जिस पर 16 पत्थर के टुकड़े 2 पंक्तियों में सजाए रहते हैं। देखिए काठ का वह तख्ता, उस पर क्या है, पत्थर के टुकड़े 2 पंक्तियों में, कितने पत्थर, 16 पत्थर के टुकड़े ऐसे 2 पंक्तियों में सजाए रहते हैं, जिन पर एक काठ की मुंगरी से हल्के हल्के मारकर नाना तरह के स्वर निकालते हैं। मुंगरी यानी एक प्रकार की मुठियादार लाठी होती है, तो उस लाठी से क्या किया जाता है, उस पर एक तरह से आघात किया जाता है, मारकर नाना तरह यानी विविध प्रकार के स्वर निकाले जाते हैं। तो वही जो बाजा है उसे चीन में राजा नाम से पहचाना जाता है। बर्मा ये दूसरा एक राष्ट्र है। बर्मा में एक तरह की ढोल तरंग बनाई जाती है, जैसे पानी की तरंग होती है उस प्रकार की ढोल की तरंग यहाँ पर बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, देखिए भिन्न भिन्न आकार के 21 ढोलों को अर्धवृत्ताकार में रखते हैं। अर्धवृत्ताकार यानी अर्ध गोलाकार। तो यहाँ पर जो 21 ढोल है उन 21 ढोलों को ऐसे अर्धवृत्ताकार यानी अर्ध गोलाकार आकार में रखते हैं और बजाने वाला जो होता है वह उसके बीच में बैठकर या खड़े होकर उन्हें बजाता है। देखिए बर्मा का ये ढोल तरंग कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर आदमी जो है बीच में बैठता है या खड़ा होता है और उसके सामने अर्ध गोलाकार रूप में वह 21 ढोल जो है वह रखे जाते हैं और वह फिर बीच में बैठकर या खड़े होकर उन्हें बजाता है। जापान की विशेषता यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी बताते हैं कि जापानी लोग जो है वह बांस के पोपले टुकड़ों को क्रम से रखकर उन्हें पीट कर एक प्रकार की दिलचस्प स्वर तरंग निकालते हैं, उसे एंगलोंग कहते हैं। देखिए जापान की ये बाजे की विशेषता यहाँ पर लेखक हमें बताते हैं। क्या करते हैं ये जापान के लोग कि बांस यानी बेंत, जिसे हम बाम्बू कहते हैं मराठी में, तो उस बांस के पोंपले टुकड़ों को यानी जो अंदर से खाली है, भरी नहीं है, ऐसे पोंपले टुकड़ों को क्या करते हैं, क्रम से रखते हैं और उन्हें पीट कर यानी उन पर आघात करके वे क्या करते हैं, एक दिलचस्प यानी बहुत सुनने को अच्छी लगे ऐसी स्वर तरंग वे निकालते हैं और उस वाद्य को वे कहते हैं एंगलोंग। जापान में भारत के ही समान तार के संयोग से बने बाजों की बड़ी कदर होती है, यानी उन्हें तार के जो वाद्य है उन्हें बड़ा मान सम्मान जापान में भी मिलता है। तंतु वाद्य जिसे हम कहते हैं तार यानी वीणा वगैरह जो है वह तार के संयोग से बने हुए बाजे हैं, तो वह तंतु वाद्य भी उन्हें कहा जाता है। तो जिस प्रकार भारत में ये तार के संयोग से बने हुए बाजे की कदर की जाती है यानी उन्हें मान सम्मान मिलता है, लगभग जापान में भी ऐसे तारों के संयोग से बनाए हुए बाजों की बड़ी कदर की जाती है यानी बड़ा मान सम्मान उन्हें दिया जाता है। तो कौन कौन से तार के संयोग से बने हुए वाद्य है या बाजे है, तो उनके नाम यहाँ पर दिए, देखिए सितार है, सारंगी है, वीणा है। ऐसे बहुत से तार वाले बाजे जो है जो भारत में है ऐसे जापान में भी है।
तो जापान में कौन कौन से तार के संयोग से बने हुए वाद्य है? सितार, सारंगी, वीणा, ये तार वाले बाजे जापान में भी उपलब्ध है। उत्तरी अमेरिका के रेड स्किन जाति के मस्त गवैये होते थे। देखिए, उत्तर अमेरिका जो है वहाँ के गवैयों की जानकारी लेखक हमें देते हैं। कौन सी जाति के? रेड स्किन, वहाँ की एक जाति है, जमात है, और वहाँ के वो जो गवैये यानी गीत गाने वाले बड़े मस्त है, बहुत सुंदर तरीके से वे गाते हैं। उनके पास केवल 3 ही बाजे होते हैं। देखिए, अमेरिका के रेड स्किन जाति के जो मस्त गवैये हैं उनके पास 3 ही बाजे होते हैं। और कौन कौन सी 3 बाजे? पहला है ढोल, दूसरा है पिपुही यानी बांसुरी, और तीसरा है झुनझुना यानी झांझ। किंतु इन्हीं के सहारे वे बड़े मज़े ले लेकर गा लेते हैं। देखिए, सिर्फ 3 वाद्य, 3 ही बाजे, ढोल, झुनझुना और बांसुरी, लेकिन इन तीनों के सहायता से वे मज़ा ले लेकर बहुत बढ़िया तरीके से गा लेते हैं। अमेरिका के कुछ आदि निवासी एक विचित्र ढंग के ढोल का प्रयोग करते हैं। देखिए, आदि निवासी जो है, मूल निवासी जो है, वे उनकी जानकारी यहाँ पर लेखक बताते हैं कि ये जो आदि निवासी है एक विचित्र यानी एक अलग ही प्रकार के ढोल जो है उनका प्रयोग करते हैं। कैसे? देखिए, एक छोटे से ढोल में वे पानी रख देते हैं और अपने स्वर के अनुसार बनाने के लिए वह गवैये बार बार उसके पानी को कम या बेशी यानी ज़्यादा, तो कम या ज़्यादा करते हैं पानी की मात्रा जो है। यानी देखिए, वह छोटे छोटे ढोल होते हैं, उन ढोलों में पानी रखते हैं और जैसा स्वर बनाना है उस स्वर को बनाने के लिए कभी उन ढोल का पानी जो है वह कम करते हैं, कभी ज़्यादा करते हैं और उससे स्वर निकालते हैं, ध्वनि निकालते हैं। तो ये विचित्र प्रकार का ढोल जो है वह अमेरिका के आदि निवासी यानी मूल निवासी लोग जो है वह इस प्रकार वह ढोल बजाते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि कुछ बाजे तो खूब ही विचित्र होते हैं, बहुत ही अलग, देखने में विचित्र लगते हैं। ऐसे भी कुछ बाजे होते हैं। कौन से देशों में है वह आगे लेखक बताते हैं। नासालैंड के टापू में गवैये एक प्रकार का बाजा बजाते हैं जिसे बाजों की खिचड़ी कहा जा सकता है। देखिए, नासालैंड के टापू के जो गवैये यानी गायक है वे किस प्रकार का बाजा बजाते हैं? जिस प्रकार का विचित्र बाजा वे बजाते हैं उस बाजा को लेखक ने नाम दिया है बाजों की खिचड़ी। कैसे? देखिए, पैर में अखरोट के छिलके बंधे रहते हैं। अखरोट यानी जो फल हम खाते हैं, अखरोट का छोटा सा गोल आकार का, तो उसमें से उस अखरोट को छीलकर उसके जो छिलके बचते हैं उस छिलके को वे क्या करते हैं? पैरों में बांधते हैं, जिनके भीतर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े डाल देते हैं। अखरोट का जो बीच का हिस्सा होता है वह निकाल लेते हैं और उन छिलकों में क्या करते हैं? वे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े डाल देते हैं और फिर क्या करते हैं? हाथ में एक तार वाला बाजा उनका रहता है जिसके सिरे पर यानी एक सिरा जो है, एक छोर जो है उसमें घंटी लटकती रहती है और जब वे गाते हैं तो एक साथ झुनझुने, घंटी और तार की आवाज़ निकलती है। देखिए, ये विचित्र बाजा है और इसलिए इसे लेखक ने बाजों की खिचड़ी कहा है, जो कि नासालैंड के टापू के गवैये इस प्रकार बाजा बजाते हैं कि अखरोट के छिलके पैरों में बंधे रहते हैं, उनके भीतर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े डाल देते हैं, हाथ में एक तार वाला बाजा रहता है जिसके सिरे पर छोटी सी घंटी लटकती रहती है और इस कारण जब वे गाते हैं तो एक साथ झुनझुने की, घंटी की और तार की आवाज़ निकलती है। तो इस प्रकार ये खिचड़ी बाजा जो है वह नासालैंड के टापू में ये गवैये बजाते हैं। फिजी ये भी एक देश का, एक राष्ट्र का नाम है। फिजी के जो अधिवासी है यानी वहाँ के मूल निवासी जो है वे भी क्या करते हैं? एक लंबी सी बंशी अपनी नाक से बजाते हैं। बंशी यानी बांसुरी या मुरली। तो देखिए, वे आदिवासी लोग क्या करते हैं? एक लंबी यानी बहुत बड़ी जो बंशी यानी मुरली होती है, बांसुरी होती है, वह नाक से बजाते हैं।
मलाया ये भी एक राष्ट्र का नाम है। मलाया में भी ऐसी ही विचित्र बंशी यानी बांसुरी देखी जाती है। तो अलग अलग राष्ट्रों में ये अलग अलग प्रकार के बाजे जो है बजाए जाते हैं। आगे लेखक कहते हैं मैक्सिको, एक सिटी का नाम है बहुत मशहूर। मैक्सिको में जो काठ यानी लकड़ी के मरिम्बा का प्रयोग किया जाता है उस पर एक साथ ही 4-4 आदमी तक बजा लेते हैं। बांसुरी की तरह एक प्रकार का वाद्य है, तो यहाँ पर एक साथ उस पर 4-4 आदमी उसको बजा लेते हैं। हमारे देश का सिंघा भी दूसरे देशवासियों के लिए कुछ कम आश्चर्यजनक बाजा नहीं है। यानी जो तुतारी वगैरह हम कहते हैं तो वह भी हमारे देश में जो सिंघा बजाया जाता है, दूसरे देशवासियों के लिए ये सिंघा भी एक आश्चर्यजनक ही बाजा है। तो हम देख सकते हैं कि प्रस्तुत पाठ में लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जो है, इन्होंने अलग अलग देशों में जो अलग अलग प्रकार के बाजे बजाए जाते हैं उनके आकार, उनका बजाने का ढंग, इनकी जानकारी इस पाठ के अंतर्गत दी है। और संगीत सचमुच ही सुनने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हम हमारा तान तनाव दुख वगैरह जो है इस संगीत की वजह से भूल से जाते हैं और फिर से हमारा मन जो है वह तरोताज़ा हो जाता है। और इसीलिए कितना भी विकसित देश हो या पिछड़े से पिछड़ा राष्ट्र हो, लेखक ने उसकी जानकारी दी है कि वहाँ पर गाना बजाया ही जाता है। अलग अलग प्रकार के बाजे वहाँ पर बजाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, सिर्फ उसका आकार प्रकार अलग अलग है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संगीत के बाजे, ये वाद्य पूरे विश्व में फैले हुए हैं। धन्यवाद।